हेलो एवरीवन, मैं गुणा शंकर राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं के एस राठौर यूट्यूब चैनल की मिशन 2020 एमसीक्यू सीरीज़ में। एज आई सेड प्रीवियसली दैट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द एमसीक्यूज विच मेनली बिलोंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। सो आई होप दैट यू आर रेडी फॉर दैट। एंड जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे उसको मैं वन बाय वन आपकी स्क्रीन पर लाता रहूँगा। सो उनको हम फटाफट से फोड़ते हैं और जो भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस हमारे हैं जो मेनली हमारे चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री से बिलोंग कर रहे होंगे, ओके, उनको हम करते हैं। ओके, सो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओके, सो यहाँ पे पढ़ते हैं, इसको फोड़ते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द टर्म सॉर्प्शन इज़ यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ। ओके, सो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा मतलब टर्म सॉर्प्शन जो है, ओके, वो जो हमारा सॉर्प्शन टर्म है वो किस चीज़ को डिफाइन करता है। ओके, वो यहाँ पे जो हमारी 4 रिटर्न यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हमारे यहाँ पे देखिए लिखी हुई हैं 4 ये प्रोसेसेस। ओके, एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन एंड हमारा बोथ ए एंड बी। ओके, एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, सो यहाँ पे मेनली आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी प्रोसेस को हम डिफाइन करने के लिए टर्म जो हमारा है क्या सॉर्प्शन उसका हम यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे राइट आंसर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो हमारा क्या है, यहाँ पे एड्जॉर्प्शन होता है। सो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा एड्जॉर्प्शन होता है, ओके, तो यस, ये जो हमारा टर्म सॉर्प्शन है वो हमारा एड्जॉर्प्शन को डिफाइन करता है। एंड साथ साथ में जो हमारा एब्जॉर्प्शन है उसको भी ये टर्म डिफाइन करता है। ओके, एंड जो हमारा डिसऑर्प्शन है, ओके, सो इसको ये टर्म डिफाइन नहीं करता है। मीन्स जो हमारा ए एंड बी जो हमारा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, हमारा डी वाला, बोथ ए एंड बी। ओके, सो यहाँ पे जो टर्म्स ऑप्शन होता है वो बेसिकली किस मतलब कौन सी प्रोसेस को डिफाइन करता है, तो वो हमारा एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों को डिफाइन करता है। ओके, सो सिंपली अगर हम यहाँ पे अगर बात करें कि जो हमारा एड्जॉर्प्शन होता है, ओके, एड्जॉर्प्शन और जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है इनमें कुछ डिफरेंस होता है या क्या है, या प्रोसेसेस क्या है, ओके, इनके बारे में अगर बात करें। ओके, सो सिंपली पहले हम बात करते हैं एड्जॉर्प्शन के बारे में। ओके, एड्जॉर्प्शन, सो एड्जॉर्प्शन हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा फिनोमेना होता है जहाँ पे क्या रहेगा कि सपोज़ हमारे पास ये एक पीस है। ओके, सो यहाँ पे कोई गैस होगी, ओके, या हमारा कोई लिक्विड सब्सटेंस या कोई सॉलिड सब्सटेंस, इस पे क्या होगा, इसकी सरफेस पे हमारा एड्जॉर्ब होगा, मीन्स इसकी सरफेस से अटैच हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बेसिकली क्या रहता है, अभी कोई भी मतलब कुछ भी एनीथिंग, कोई भी आप अपना एक टॉय ही ले लीजिए घर में, ओके, कोई बॉल ही जैसे है, ओके, वो काफ़ी दिन तक पड़ा रहेगा एक प्लेस पे, तो उस पर क्या डस्ट होती है जो हमारी, वो क्या एड्जॉर्ब होती है। ओके, क्या होती है, वो हमारी एड्जॉर्ब होगी। जैसे हमारा बॉल अगर है, ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा बॉल। ओके, और इस बॉल को अगर हम सपोज़ हमने 5 डेज़ के लिए क्या हमने एक ही प्लेस पे हमने छोड़ दिया। ओके, सो उस कंडीशन में क्या रहेगा, जो हमारा डस्ट पार्टिकल होंगे, ओके, डस्ट, तो वो इस पर क्या हो जाएगी, एग्रीग्रिएट हो जाएगी, या यूँ कह लो एड्जॉर्ब हो जाएगी, या यूँ कह लो कि इस पर मतलब एक तरह से इससे हमारे सरफेस से अटैच हो जाएगी। ओके, सो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे एड्जॉर्प्शन। ओके, सो अब अगर हम बात करें कि हमारा जो टर्म एब्जॉर्प्शन होता है, तो एब्जॉर्प्शन किस चीज़ को डिफाइन करता है। ओके, सो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ओके, सो एब्जॉर्प्शन में होता क्या है, इसमें भी लगभग सिमिलर है एड्जॉर्प्शन की तरह, लेकिन डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो यहाँ पर भी क्या रहेगा, आपके पास कोई भी मतलब एक एलिमेंट रहेगा, कोई भी एक सब्सटेंस रहेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि जो भी मतलब यहाँ पे वहाँ पे हमारा एड्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था, एड्जॉर्प्शन में हमारा हो रहा था कि जो बॉल थी, सो बॉल के क्या सरफेस पे हमारा डस्ट पार्टिकल क्या हुए थे, एग्रीग्रेट हो गए थे, हमारे एड्जॉर्ब हो गए थे। ओके, या फिर अटैच हो गए थे। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सपोज़ वो सोखता समझते हैं ना, सोखते वाली बॉल एक होती है। अरे कभी कभी वो होता है ना कि कुछ हमारे डॉक्टर्स होते हैं कि जैसे जब पेशेंट जो होते हैं उनके जैसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो उनको बॉल देते हैं। ओके, एंड उसको प्रेस करने के लिए बोलते हैं, प्रेस इन प्रेस आउट करने के लिए। ओके, तो उसको क्या करेंगे, मतलब वो हाथ में लेकर उसको मतलब उस पर प्रेशर लगाता है एंड फिर छोड़ता है, फिर प्रेशर लगाता है, फिर छोड़ता है। काफ़ी सारी मूवीज़ वगैरह में आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब जैसे जब कोई ऐसा पेशेंट होता है उसको गुस्सा ज़्यादा था तो डॉक्टर बेसिकली मतलब ये काम करने के लिए बोलते हैं। सो वहाँ पे क्या जो हमारा बॉल रहता है वो सोखते की तरह होता है। ओके, सो वहाँ पे उस टाइप के जैसे कुछ हमारे बॉल होते हैं। ओके, सो अगर उनका सरफेस मतलब यूँ कह लो अगर ऑयली अगर नहीं है, ओके, या अगर पूरी तरह से आइसोलेट नहीं है, तो वहाँ पे क्या हमारे होल्स होते हैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे उसके सरफेस पे। तो वहाँ पे क्या अगर उसको अगर आप पानी में डुबो दें, ओके, इसको एक हम बकेट में जो हमारी वाटर से हमारी फील्ड है उसमें क्या ये हमारी किससे वाटर से फील्ड है। ओके,
इसमें क्या हमने इसको बॉल को हमने डुबो दिया। ओके, देन आफ्टर जब इस बॉल को हम बाहर निकालेंगे इस बॉल को, सो यहाँ पे क्या अगर हम एक नाइफ ले लें, ओके क्या नाइफ, ओके यहाँ पे स्पेस का मैं तो लिख नहीं पा रहा हूँ सही से। ओके, सो नाइफ ले लें, अगर इसको हम काटते हैं बीच से तो यहाँ पे क्या रहेगा कि यहाँ पे अगर आप काटेंगे तो यहाँ पे आपको डस्ट पार्टिकल अंदर नहीं मिलेंगे। ओके, केवल सरफेस पे होंगे। कब? जब हमारा एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी और जब हमारा एब्जॉर्प्शन हुआ होगा। तो अगर इसको अगर नाइफ से हम काटेंगे ना इस बॉल को, सो यहाँ पे क्या रहेगा कि इसको जब हम काटेंगे तो इसके अंदर भी क्या आपको वाटर के क्या मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ओके, वाटर इसके अंदर भी प्रेजेंट होगा। मीन्स ये कह लीजिए कि इन सिंपल टर्म आप क्या बोल सकते हैं, जो हमारा एड्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है सरफेस फिनोमिना। ओके, सरफेस फिनोमिना होता है। ओके, और जो हमारा एड्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, वो हमारा बल्क फिनोमिना होता है। क्या होता है? बल्क फिनोमिना। ओके, मीन्स यहाँ पे सरफेस पे हमारा एग्रीगेशन होगा किसी भी गैस का, लिक्विड का या फिर सॉलिड का, एंड जो हमारा बल्क फिनोमिना होता है यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे जो एग्रीगेशन होता है वो मतलब होल मतलब बल्क में होता है, पूरी मतलब बॉडी में। जस्ट लाइक क्या रहता है कि अभी ब्लड का अगर बात करो हमारी बॉडी में क्या पूरी बॉडी में रहता है। ओके, सो उसी तरह यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारा एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस रहता है तो वहाँ पे क्या पूरे मतलब उस एलिमेंट के अंदर तक, ओके पूरा जो मतलब वहाँ पे एरिया रहेगा उसमें क्या हमारे मतलब जो भी एड्जॉर्बेट का मतलब पार्टिकल्स होंगे वो आपको मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पे दो टर्म और आते हैं, एक होता है एड्जॉर्बेट। ओके, लिख देता हूँ, एक क्या होता है हमारा एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेट। ओके, एंड एक हमारा क्या होता है एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट। ओके, तो एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट में डिफरेंस क्या है, ओके इनको समझते हैं। तो एड्जॉर्बेट जो हमारा होता है वो हमारा बेसिकली वो सब्सटेंस होता है जो हमारे किसी भी मतलब जैसे बॉल हमारा था उस पर पड़े हुए पे क्या हुआ, हमारे इस पे क्या डस्ट पार्टिकल थे वो इस पे एग्रीगेट हो गए। ओके, तो यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल हैं वो हमारे क्या हैं, वो हमारे हैं एड्जॉर्बेट। ओके, और जो हमारा ये बॉल है, ओके क्या हमारा है, ये हमारा जो बॉल है वो क्या हमारा एड्जॉर्बेंट। मीन्स कि जिसके सरफेस पे एग्रीगेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एड्जॉर्बेंट बोलेंगे। ओके, सो इसी तरह अगर मतलब एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो क्या होगा, सरफेस पे हमारा मतलब एग्रीगेशन होगा, एंड अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो क्या हमारा होल बल्क के अंदर, बॉडी के अंदर, पूरा बॉल के अंदर हमारा जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया था वाटर के आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या रहता है जो बेसिकली जिसपे मतलब ये एग्रीगेशन हो रहा है, ओके उसको हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्बेंट बोलते हैं, और जिस चीज़ का एग्रीगेशन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, एड्जॉर्बेट बोलेंगे। ओके, सो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी कि ये एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ये क्या होता है। और अभी अगर हम बात कर लें डिसऑर्प्शन की भी, ओके डिसऑर्प्शन जो हमारा होता है वो क्या होता है, तो ये जो डिसऑर्प्शन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है। ओके, सो इस प्रोसेस में क्या होता है, सो बेसिकली क्या रहता है कि जो हमारी मतलब एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन ये दो प्रोसेस होते हैं। ओके, सो इन प्रोसेस को कंटिन्यू होने के लिए, ओके इनकी कंटिन्यूटी के लिए क्या हमारा डिसऑर्प्शन क्या काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डिसऑर्प्शन ना हो तो उस कंडीशन में जो हमारा एड्जॉर्प्शन है और जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो प्रोसेसेस मतलब कंटिन्यू नहीं रहेंगी। ओके, एक टाइम के बाद वो बंद हो जाएगा। ओके, सो अभी क्या रहता है, सपोज आपने देखा होगा स्कूल में क्या रहता है, स्कूल में बेसिकली हमारा जो टीचर होता है एंड जो हमारा ये क्या है, ये हमारा ब्लैक बोर्ड। ओके, ब्लैक बोर्ड जिसपे हम क्या चौक से मतलब हम नहीं इन द सेंस मतलब जो भी टीचर है ना, सो वो टीचर क्या यहाँ इस पर क्या चौक से लिखता है। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि फिर वो डस्टर का यूज़ कर देता है पर्टिकुलर ये जो हमारा लिखा है उसको इरेज करने के लिए। ये यहाँ पे जो भी लिखा है ब्लैक बोर्ड पर उसको इरेज करने के लिए डस्टर का यूज़ करता है। ओके, सो डस्टर का जब यूज़ करता है तो आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे जो भी हमारे चौक से जो भी टीचर ने लिखा है, सो वो क्या होता है उसमें जो भी पार्टिकल होंगे चौक के वो पहले क्या एड्जॉर्ब होते हैं किस पे, ब्लैक बोर्ड पे, तो वो वहाँ पे लिखा हुआ हमको दिखता है। फिर क्या होगा जब टीचर रफ करेगा तब भी क्या रहेगा कि जो डस्टर का जो हमारा अपर मतलब पार्ट होता है, अपर लेयर होती है डस्टर की, वहाँ पे क्या रहेगा कि जो भी चौक से जो लिखे थे जो हमारे पार्टिकल एड्जॉर्ब थे किस पे, बोर्ड पे, वो किस पे अब एड्जॉर्ब होंगे, वो होंगे हमारे डस्टर पे। ओके, किस पे होंगे, डस्टर पे हमारे एड्जॉर्ब होंगे। ये जो हमारा डस्टर रहा इस पे एब्जॉर्ब होंगे। ओके, जो भी कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज या ठीक, तो सपोज ये यहाँ पे हमने चौक से कुछ भी लिखा था,
ये हमारे चौक के पार्टिकल रेड वाले आपको शो कर रहे हैं, ये हमारा क्या चौक के पार्टिकल। तो यहाँ अब इस पे क्या डस्टर पे क्या चौक के पार्टिकल एड्जॉर्ब होंगे जब इरेज करेगा हमारा क्या टीचर। ओके, फिर देन क्या होगा, जब टीचर इरेज करता है तो आपने देखा होगा कि जो हमारे कुछ ये पार्टिकल रहते हैं हमारे डस्ट पार्टिकल, वो क्या नीचे आप देखेंगे जब इरेज करेगा टीचर तो मतलब नीचे सट डाउन, मतलब काफ़ी सारे मतलब डस्टर से मतलब छूट छूट के नीचे गिरते रहते हैं। ओके, सो क्या रहता है जो हमारा मतलब ये प्रोसेस होता है कि मतलब यहाँ जो हमारा मतलब एड्जॉर्बेंट पे, ओके, एड्जॉर्बेंट क्या होता है जिस पे हमारा एग्रीग्रेशन हो रहा होता है। सो यहाँ पे एग्रीग्रेशन किस पे हो रहा है, जब चौक मतलब जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा था उसको इरेज कर रहे थे तो एग्रीग्रेशन किस पे हो रहा था, डस्टर पे। सो इसमें क्या होता है डिस ऑप्शन में होता क्या है कि जो हमारा एड्जॉर्बेंट होगा उसकी सरफेस से हमारे एड्जॉर्ब्ड पार्टिकल क्या होंगे, लीव करेंगे। ओके, रिलीज होंगे। ओके, मीन्स क्या होंगे, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे मतलब हमारे एड्जॉर्बेंट के सरफेस से। ओके, एंड जो हमारे नए हमारे जो भी मतलब पार्टिकल्स रहेंगे वो क्या होंगे, वो इस पर री एब्जॉर्ब नहीं होंगे, मतलब एब्जॉर्ब होंगे। ओके, क्योंकि ऐसा थोड़ा ना जो मतलब एब्जॉर्ब हुए थे वही दोबारा पार्टिकल नहीं एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ओके, मीन्स यहाँ पे क्या रहता है कि जैसे यहाँ पे जो भी लिखा था तो टीचर ने जब इरेज किया तो कुछ पोर्शन जो टीचर ने जैसे इरेज किया तो वहाँ पे जो हमारा ये था डस्टर, इस पर हमारा क्या हुआ कि कुछ पोर्शन हमारा मतलब कुछ पोर्शन जो भी रहेगा यहाँ पे तो डस्टर पे क्या रहेगा, पार्टिकल सेग्रीगेट होंगे। एंड आफ्टर सम टाइम क्या होगा भाई, जब आगे तो वो इरेज करता है तो उस टाइम पे देखेंगे कि जो हमारा यहाँ डस्टर पे जो भी हमारे पार्टिकल सेग्रीगेट हुए होंगे वो क्या करेंगे, छूटेंगे। ओके, मतलब वहाँ से एग्रीग्रेशन के बाद में फिर क्या रहेगा, मतलब वहाँ से जो सरफेस होगा उसको लीव आउट करेंगे। ओके, तब क्या रहेगा, आगे वाले पार्टिकल हमारे एब्जॉर्ब होंगे। अभी क्या एक बार अगर इस पे अगर एब्जॉर्ब हो जाए पूरे सरफेस पे हमारे पार्टिकल्स एंड अगर वो अगर लीव करें ही ना तो उस कंडीशन में क्या हमारा एब्जॉर्प्शन कंटिन्यू रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। ओके, नहीं होगा। सो उस कंडीशन में क्या जो हमारा ये डिसऑर्प्शन है ये कंटिन्यूटी बनाता है एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन की, बोथ ही केसेस में। ओके, सो आई थिंक ये भी आपको क्लियर होगा कि डिसऑर्प्शन क्या होता है। तो डिसऑर्प्शन बेसिकली वो प्रोसेस होती है जहाँ पे हमारे एड्जॉर्ब्ड पार्टिकल क्या होंगे, वो हमारे एड्जॉर्ब्ड सरफेस जो हमारी एब्जॉर्बेंट की जो सरफेस होती है वहाँ से लीव आउट करते हैं एंड हमारे जो नए पार्टिकल्स होते हैं उनको सरफेस से अटैच होने के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं। ओके, उनको चांस देते हैं। सो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर मूव करते हैं। काफ़ी सारा इसको अच्छे से डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या एड्जॉर्प्शन ने काफ़ी अच्छे से समझा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हीट इज़ इवॉल्व्ड, हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड डेल्टा एच मीन्स क्या, गिब्स एनर्जी इज पॉजिटिव। फिर क्या डेल्टा एस मीन्स एंट्रोपी ऑफ गैस यहाँ पे है इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो प्रोसेस होती है एड्जॉर्प्शन की, सो बेसिकली जो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस रहेगी वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हीट हमारी इवॉल्व होती है क्या, बताइए आप हमें, हीट इवॉल्व होती है क्या। सो मैं बताता हूँ ना। सो यस, हमारी हीट क्या इवॉल्व होती है, बिकॉज जो हमारी एड्जॉर्प्शन होती है ना वो कौन सी, अगर इसको बात करें तो ये हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। कौन सी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। और एक्सोथर्मिक में क्या रहता है कि हीट हमारी इवॉल्व होती है। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो एड्जॉर्प्शन है, ओके, तो एड्जॉर्प्शन में क्या रहता है, एड्जॉर्प्शन में हमारा हीट इवॉल्व होती है। ओके, एंड अभी अगर बात करें हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब मतलब अंदर, मीन्स क्या, जो प्रोसेस हमारी रहेगी वो हमारी कैसी रहेगी, वो हमारी रहेगी एंडोथर्मिक। ओके, सो ये तो इसका तो नेचर बिल्कुल अपोजिट हो गया ना। सो ये तो हो नहीं सकता। ओके, सो ये क्या जो बी है वो हमारा गलत है ऑप्शन। फिर हमारा डेल्टा जी इज पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात आपको पता है कि रिएक्शन कब प्रोसीड होती है, तो रिएक्शन तभी प्रोसीड होती है जब हमारी क्या गिब्स एनर्जी नेगेटिव होती है। और यहाँ पर भी तो रिएक्शन ही तो बेसिकली हो रही एक तरह से देखा जाए, बिकॉज यहाँ पे क्या हमारा जो एड्जॉर्बेंट होता है उसकी सरफेस पर क्या हमारे कोई भी जो मतलब एड्जॉर्बेट के पार्टिकल होते हैं वो मतलब एड्जॉर्ब होते हैं। तो यहाँ पर भी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, मतलब केमिकल, अगर हमारा केमिकल एड्जॉर्प्शन है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अगर फिजिकल एड्जॉर्प्शन है तो भी हमारे वंडर वाल्स फोर्सेस लगेंगे। सो बेसिकली अगर यहाँ पे अगर बात करें ना तो यहाँ पे जो भी मतलब हमारी रिएक्शन रहेगी ना तो वहाँ पे हमारी क्या डेल्टा जी तो नेगेटिव रहनी चाहिए। ओके, अट्रैक्शन हो रहा तो मीन्स डेल्टा जी हमारी नेगेटिव रहेगी। ओके, सो उस कंडीशन में क्या अगर डेल्टा जी हमारी पॉजिटिव है तो क्या हमारा मतलब जो रिएक्शन है वो होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि पता है आपको ना कि हमारी कोई भी रिएक्शन जब बॉन्ड फॉर्मेशन वगैरह होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होएगा तो वहाँ पे हमेशा जो हमारी गिब्स एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी, अदरवाइज होएगा ही नहीं। ओके, सो अभी अगर एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी भी क्या है, एंट्रोपी हमारी पॉजिटिव नहीं होती। ओके, वो भी कैसे होती है, वो भी हमारी नेगेटिव ही होती है। ओके, एंट्रोपी भी कैसी नेगेटिव होनी चाहिए। अगर एंट्रोपी हमारी पॉजिटिव हो गई ना सो उस कंडीशन में भी क्या हमारा एड्जॉर्प्शन नहीं होगा।
सो आई होप ये भी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है हमारा, हीट इज इवॉल्व। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो हमारा राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, आंसर नंबर ए, या ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है। ओके, सो क्या है, हीट इज इवॉल्व होती है। सो नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, और ये कभी भी टेंशन मत लिया करो कि यार हमने मतलब बेसिकली एक क्वेश्चन पे मैंने इतना टाइम दे डाला एंड अभी हमको 10 क्वेश्चन करने हैं, उस पर भी टाइम देना। बिकॉज कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि 1 से 2 मिनट में हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जो 6 से 7 मिनट भी टेक कर सकते हैं। बट क्या है, ऑल ओवर आपको पूरा मतलब एक उसके बारे में एक मतलब हल्की सी पिक्चर तो होनी चाहिए दिमाग में ना, कि एक्चुअली ये चीज़ है क्या। और अभी अगर एमसीक्यू में केवल अगर एमसीक्यू करें, अगर मैं राइट आंसर आपको बताता जा रहा हूँ, तो उस कंडीशन में कुछ भी फ़ायदा, कोई भी बेनिफिट नहीं है। बिकॉज आप आंसर को याद नहीं कर सकते इस तरह से कि हाँ भाई इसमें ये सही, उसमें ये सही। और भाई अगर याद भी कर लेते ना तो पेपर में आप फिर फोड़ के नहीं आ पाएंगे। जैसे मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को आपको फोड़ के आना है, एमसीक्यू को आपको करके आना है, गलत होना नहीं चाहिए। सो आप वहाँ पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिकॉज ये ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ पे ऑप्शन है, ओके, हर एक क्वेश्चन के अंदर वही ऑप्शन मिलेंगे। ओके, सो अभी आपको ना पूरी चीज़ें जब क्लियरिटी होगी, ओके, जब आपको पूरी चीज़ पता होगी, तो उस कंडीशन में अपना ओन ब्रेन भी आप वहाँ पे यूज़ कर पाएंगे और तभी आप राइट आंसर वहाँ पे कर पाएंगे। केवल यहाँ पे क्वेश्चंस को देख लेने से, उनका राइट आंसर है जो भी, उसको दिमाग में रख लेने से आप वहाँ पे एमसीक्यू नहीं फोड़ के आ पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ को अच्छे से समझना पड़ता है। ओके, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो टाइम को आप मत सोचिए कि यार मैं 1 घंटा देता हूँ, मैं 40 मिनट देता हूँ, मैं 30 मिनट देता हूँ, उसमें मैं केवल 10 एमसीक्यूज़ करता हूँ, कभी 8 ही करने को मिलते हैं। सो उस पर अगर आपको अगर क्वेश्चन की क्वांटिटी चाहिए तो उसके लिए क्या काफ़ी सारी बुक्स वगैरह हैं, आप उनको मतलब उनके लिए आप जा सकते हैं, उनके थ्रू भी आप जा सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, वहाँ से भी कर सकते हैं। बट वहाँ पे क्या रहेगा, केवल आपको मतलब हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने देख लिए, उसके राइट आंसर क्या हमने वो देख लिए, उससे आपका प्रिपरेशन नहीं होता, उससे आप प्रिपेयर्ड नहीं है आप मतलब बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। आप उसके लिए कब प्रिपेयर्ड हैं, जब आपको उनका बेसिक मतलब जो भी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू मतलब बोलते हैं, जैसे रीज़न क्या है वहाँ पे हमारा पर्टिकुलर जो ऑप्शन है वो करेक्ट क्यों है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो जब आपको पता होगा तो आप क्या इजीली कर पाएंगे। ओके, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी टाइम ऐसे होते हैं कि काफ़ी सारे मतलब ऑप्शन सेट किए जा सकते हैं, ऑप्शन जो हमारे होते हैं। और वहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे क्या हमने जैसे बोला थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे आपको डेल्टा जी इज पॉजिटिव यहाँ पे दिया हुआ, अभी यहाँ पे क्या कर देता है, यहाँ पे कहता है डेल्टा जी जो हमारी है, ओके, गिव्स एनर्जी, वो हमारी क्या है, नेगेटिव है। ओके, एंड यहाँ पे ऑप्शन डाल देता है वो बोथ, ओके, ए एंड बी। ओके, सो अभी क्या, अब जब आप वहाँ पे जाते तो आपने ये तो पढ़ ही रखा नहीं है कि भाई डेल्टा जी हमारा क्या होता है। अभी मैं अगर केवल आंसर अगर आपको राइट बताता कि हीट इज जॉल्व्ड, इट इज़ करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, ओके, एंड फिर नेक्स्ट पे मूव करता, तो आपको इसके बारे में पता चलता कि ये पॉजिटिव होनी ही चाहिए, अदरवाइज ये प्रोसेस हमारी एड्जॉर्प्शन की होगी नहीं। तो उस कंडीशन में क्या, अभी जब आपको ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है सी वाले ऑप्शन की जगह पे कि डेल्टा जी इज नेगेटिव, एंड ऑप्शन नंबर 4 जो एंट्रोपी ऑफ गैसेज जो पॉजिटिव लिखा उसकी जगह पे क्या होता है, बोथ ए एंड बी, सॉरी बोथ ए एंड सी। ओके, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, सी। सो उस कंडीशन में आप थोड़ी देर सोचते कि यार क्या करूँ, हीट इज इवॉल्व ये तो है पक्का है, अभी ये पता नहीं डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो होता है नहीं होता, एंड बोथ ए एंड बी भी दिया यार, बोथ ए एंड बी है, इसका मतलब यही करेक्ट ऑप्शन होगा। ऐसा फिर आप मतलब सोचेंगे, वहाँ पे आप क्या टाइम लॉस कर रहे हैं अपना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट एक नेसेसरी चीज़ होती है हमारी एग्जामिनेशन के टाइम पे। ओके, जो कि यहाँ पे आप बर्बाद करते हैं। एंड फिर भी क्या होता है, कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ये वाला आंसर करेक्ट करके मतलब टिक करके आएँ, अच्छी बात अगर ये हो जाता, लेकिन आप क्या कंफर्म है इसके लिए, नहीं है, और कभी कभी इसको भी टिक करके आएंगे तो क्या गलत हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या टाइम को ना फोकस करते हुए हमें किस पे फोकस करना है, हमें फोकस करना है रीज़न पे। ओके, हमें फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं। ओके, और फटाफट से सारे क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पे जितना टाइम देने वाला होगा उतना मतलब वहाँ पे उस क्वेश्चन को उतना टाइम हम लोग देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम हम दे सकते हैं लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं दे सकते। सो यहाँ पे क्या जो भी है अच्छे से क्वेश्चन को करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और इसको भी हम फोड़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ओके, या फिर फिजिक्स ऑप्शन। ओके, सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भी हमारे 4 हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, ओके, किसकी, फिजिकल एड्जॉर्प्शन की, वो क्या हमारी मतलब इसमें से कौन सी मतलब ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारी फिजिकल एड्जॉर्प्शन की नहीं है। ओके, इसको प्रेफरेंस नहीं देती। ओके, सो और बता दूं जो हमारा फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है उसको हम फिजिक्स ऑप्शन भी बोलते हैं। ओके, सो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको फिजिकल एड्जॉर्प्शन ही मतलब लिखा दिखेगा, फिजिक्स ऑप्शन भी दिखा मिल सकता है, उसका मतलब भी क्या है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। और अभी अगर हम बात करें ना
कि ये जो भी क्वेश्चंस है ना, तो क्वेश्चंस को हमें अच्छे से देखना है और उनके बारे में जहाँ भी जो भी चीज़ें, अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स खुला है। कमेंट बॉक्स यूट्यूब में इसीलिए नॉर्मली होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड, तो उस प्रॉब्लम को मतलब किस तरह से करेक्ट करना है, या उसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको कैसे कन्फ्यूज़न को अपनी दूर करें, उसी लिए है वहाँ पर कमेंट बॉक्स, अदरवाइज़ उसका कोई रोल ही नहीं है। तो वहाँ पे जो कमेंट बॉक्स है उसका भी यूज़ कीजिए। अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न है तो श्योर आपने मतलब उस प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अभी ये भी सोचते हैं काफ़ी सारे लोग कि यार मैं अगर ये चीज़ छोटी सी अगर बात अगर पूछ दूँगा कमेंट बॉक्स में, इतने मतलब कोई भी जो भी मतलब यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी कमेंट बॉक्स चेक करेगा वो कहेगा देखो ये क्वेश्चन इसने पूछा है। तो ये मेंटालिटी मत लें, बिकॉज आपको नहीं पता है, दुनिया में काफ़ी लोगों को पता होगा, एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता होंगी, दुनिया में काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। सो ये मेंटालिटी बिल्कुल भी कभी भी मत लाइए कहीं पर भी कि यार कोई क्या सोचेगा, बिकॉज कोई क्या सोचता है उससे मैं नहीं मतलब है, क्योंकि अगर आप आज नहीं सोचेंगे तो फिर कब सोचेंगे। ओके, अगर ये सोच रहे हैं आज कि यार दुनिया वाले क्या मतलब आपके बारे में सोचेंगे, तो फिर कुछ टाइम बाद फिर आपको ये रियलाइज़ होगा कि अब दुनिया वाले क्या तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। ओके, तब तो आप सोचते थे क्या सोचेंगे, मीन्स इन फ्यूचर की बात आप मतलब करते थे, एंड जब आप अभी पूछेंगे नहीं तो क्या सोच रहे हैं इस टाइम प्रेजेंट, क्या मतलब आपके पास प्रॉब्लम आएगा कि हाँ यार मेरे बारे में तो ऐसा सोच रहे होंगे, ये मैं हूँ, वो मैं हूँ, मेरे मार्क्स नहीं आए, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, इसको कुछ आता नहीं, ये सारी बातें। तो क्या है, हमें जो भी अगर कोई प्रॉब्लम, तो क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स है उसमें मेंशन करो, वो प्रॉब्लम को मेंशन करो। मैं कहता हूँ ना, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, एक वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन बेसिकली आप वहाँ पे क्वेश्चन को आप पूछिए तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ओके, एंड साथ साथ में चलो जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है उसको भी हम करते हैं। ओके, ये सारी बातें तो हमारी एक जनरल सी बातें हैं जो सभी को पता होती हैं लगभग, लेकिन काफ़ी सारे लोग होते हैं जो इनको फॉलो नहीं कर पाते हैं और वो फिर काफ़ी मतलब एक क्रिटिकल सिचुएशन में पहुँच जाते हैं। ओके, सो जो इसका राइट आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो यहाँ पे क्या है, पहला हमारा दिया हुआ है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। ओके, तो यस, ये जो हमारा होता है वो मतलब हमारा कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं, तो यहाँ पे ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन का। ओके, फिर क्या, रिवर्सिबल इन नेचर, जो हमारा फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो रिवर्सिबल इन नेचर होता है। सो यस, ये भी हमारा राइट है, मतलब करेक्ट है कि ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है। फिर क्या है, हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल, कि जो हमारा ज़्यादा टेम्परेचर होगा, मीन्स जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा एड्जॉर्प्शन उतना अच्छा होगा। ओके, सो ये हमारा फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए सही है। सो ये बिल्कुल भी नहीं सही, ये गलत है। ओके, फिर क्या, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज लो, सो ये भी सही है। सो जो हमारा आंसर यहाँ पे होगा राइट, वो क्या होगा, आंसर नंबर सी, जो क्या हमारा हाई टेम्परेचर इज़ फेवरेबल फॉर मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन। सो ये क्या है, ये हमारा गलत है, बिकॉज जब हम ये भी मतलब आपको दिमाग में रखना है, काफ़ी बार ये मतलब इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछने को मतलब आ सकते हैं, एक नंबर में पूछ सकता है कुछ भी। ओके, सो वहाँ पे ये चीज़ें इसीलिए कहता हूँ ना कि केवल एमसीक्यू के राइट क्वेश्चन मतलब आंसर से आप इस तरह नहीं जा सकते बोर्ड के लिए। ओके, उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या है कि जब हमारा टेम्परेचर हाई होता है, ओके, अगर हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो हम करा रहे हैं मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अगर उसको हम बहुत ज़्यादा अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं, ओके, क्या करेंगे, अगर हम टेम्परेचर में इंक्रीज़ करेंगे, ओके, ज़्यादा अगर हम इंक्रीज़ अगर ला दें, ओके, सो उस कंडीशन में क्या मतलब रहता है, जो हमारा फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा, पी ए का मतलब क्या है, फिजिकल, एंड ए का मतलब एड्जॉर्प्शन, वो किस में चेंज हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एड्जॉर्प्शन में। किसमें, सी ए मीन्स क्या, केमिकल एड्जॉर्प्शन में चेंज हो जाता है जब हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन का जब हम टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। ओके, मीन्स क्या, जो हमारा हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे हमारा जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो किसमें, केमिकल एड्जॉर्प्शन में चेंज हो जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, सो नाउ यहाँ पे क्या, जो हमारा ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैं आपके सामने लाता हूँ। ओके, सो ये रही कुछ हमारी फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो यहाँ पे क्या आपको फिजिक्स ऑप्शन लिखा हुआ मिल रहा है। ओके, कलर चेंज करते हैं। ओके, क्या यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है फिजिक्स ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या फिजिक्स ऑप्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, एंड यहाँ पे केमिज ऑप्शन मीन्स क्या, केमिकल एड्जॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं। ओके, सो यहाँ पे सारी की सारी जो भी मेंशन है, तो मैं अब इसको रीड नहीं करने जाऊँगा क्योंकि हमें क्या टाइम देना है, लेकिन ऐसा नहीं मतलब बेफालतू में भी हमको टाइम बहुत ज़्यादा नहीं देना। सो ये वीडियो लेक्चर में रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से पढ़ लेना, और उसके अलावा आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, वहीं से मैंने टेबल ली है, वहाँ पर आपकी ये जो टेबल है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या, ये काफ़ी ज़्यादा, ये जो हमारी टेबल है ना वो क्या, वो हमारी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये टेबल हमारी क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि 2 नंबर में कि आप हमें 2 प्रॉपर्टीज़ मतलब 2
कैरेक्टरिस्टिक फिजिजॉर्प्शन की लिख के दिखाओ। ओके, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिजॉर्प्शन या राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिजॉर्प्शन। 2 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। अगर डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा तो MCQs में पक्का मिलेगा। कुल मिला के इस टेबल को अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन 100% मिलने वाला है। ओके, सो आई होप इसको आप रेडी करेंगे। सो जो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसको मैं आपकी स्क्रीन पे लाता हूँ। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। सो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सब्सटेंसेस विच एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देमसेल्फ रिमेन केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन आर नोन एज। ओके, मीन्स क्या बोल रहा है कि वो कौन से सब्सटेंस होते हैं, ओके, जो क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं हमारी किसी भी केमिकल रिएक्शन को, एंड जो मतलब जो भी हमारा सब्सटेंस रहेगा, ओके, वो क्या ना ही उसका कोई मतलब उसमें ना ही कोई केमिकल चेंज आएगा, क्या हमारा केमिकल चेंज हमारा उसमें नहीं आएगा, एंड ना ही उसमें हमारा कोई मतलब क्वांटिटिवली मतलब क्या क्वांटिटेटिव ना ही हमारा कोई चेंज आएगा। अगर जैसे हमने सपोज 5 ग्राम अगर हमने सब्सटेंस को यूज़ किया, सो जब रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी तब भी उसका जो अमाउंट होगा कितना होगा, 5 ग्राम ही रहेगा, और जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने से पहले थी वही यूज़ करने के बाद में होंगी। ओके, मीन्स क्या केमिकली और क्वांटिटिवली रिमेन सेम रहता है। ओके, अनचेंज मतलब चेंज नहीं होता है। ओके, अनचेंज रहता है। ओके, सो अब यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या, मैं वो आपको बताता हूँ। पहला क्या है, कैटलिस्ट। सो ये राइट ऑप्शन है क्या, सो यस ये हमारा राइट आंसर है। लेकिन आगे भी देखेंगे तो प्रोमोटर हमारा क्या राइट आंसर है, सो नहीं ये हमारा राइट आंसर नहीं है। पॉइजन हमारा है तो पॉइजन भी नहीं है, फिर नन ऑफ दिस तो ये तो होने का नहीं। ओके, मीन्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 7 में मैंने आपको अच्छे से बताया था कैटलिस्ट के बारे में, क्या हमारे पंडित जी हैं। ओके, सो पंडित जी को जो वर्क था मैंने बताया था ना कि कम एज में अगर आपको जो भी हमारे गवर्नमेंट के थ्रू जो हमारी डिसाइडेड एज है कि कम से कम जो भी हमारे 2 मतलब पार्टिसिपेंट जो भी हमारे मैरिज कर रहे हैं जो भी 2 बंदे, ओके, उनकी एक मतलब एज लिमिट उन्होंने फिक्स कर रखी कि इससे कम एज में आप मैरिज नहीं कर सकते। तो वो काम कौन करा देता है, वो हमारे प्रीस्ट जो होते हैं, प्रीस्ट, ओके, पंडित जी, वो हमारे ये काम करा देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या रहता है, कैटलिस्ट जो हमारा रहता है, तो यहाँ पर भी क्या केमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या होता है, एक हमारा मतलब एनर्जी लेवल होती है जिसको क्या हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, एक्टिवेशन, ओके, एक्टिवेशन एनर्जी। जब तक ये एनर्जी हमारी रिएक्टेंट के थ्रू अचीव नहीं कर ली जाएगी तब तक वो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो हमारे प्रोडक्ट को फॉर्म नहीं करेंगे। ओके, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। सो यहाँ पर भी क्या रहता है, जिस तरह उन्होंने कम एज में दोनों बंदे की मैरिज करा दी, उसी तरह यहाँ पे क्या रहेगा कि कम एनर्जी, कम एक्टिवेशन एनर्जी से कम एनर्जी लेवल पर ही क्या कैटलिस्ट हमारा रिएक्शन को मतलब जो हमारे रिएक्टेंट होंगे उनको प्रोडक्ट में चेंज करना स्टार्ट कर देगा। मीन्स जो हमारी रिएक्शन होगी उसका जो रेट होगा वो हाई हो जाएगा। ओके, रेट जो हमारी रहेगी वो एक्सेलरेट हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, वो हमारा है कैटलिस्ट। ओके, एंड प्रोमोटर ये क्यों नहीं, बिकॉज ये जो हमारा होता है, सो प्रोमोटर बेसिकली हमारे रिएक्टेंट पर इफेक्ट नहीं डालता है। प्रोमोटर जो होते हैं वो किस पे इफेक्ट डालता है, प्रोमोटर हमारे कैटलिस्ट पे इफेक्ट डालता है। ओके, प्रोमोटर एंड पॉइजन क्या हमारे कैटलिस्ट पे इफेक्ट डालते हैं कि ये क्या करते हैं, ये जो कैटलिस्ट होता है या जो हमारा उसका क्या करेगा, जो हमारा मतलब इसका जो भी रहता है इफेक्ट मतलब जो भी इसकी इफेक्टिवनेस होती है उसको इफेक्ट करते हैं हमारे क्या प्रोमोटर एंड पॉइजन। ओके, तो प्रोमोटर जो होता है वो इन्हांस कर देता है इसकी इफेक्टिवनेस हमारी मतलब कैटलिस्ट की, और जो पॉइजन होता है वो क्या करता है हमारी डिक्रीज़ कर देता है जो हमारी मतलब इफेक्टिवनेस होती है हमारी किसकी, कैटलिस्ट की। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा कैटलिस्ट। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको लाता हूँ आपकी स्क्रीन पर। ओके, सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। सो यहाँ पे जो राइट क्वेश्चन है मतलब आंसर है उसको भी देखेंगे, उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एट द इक्विलिब्रियम स्टेट द वैल्यू ऑफ मतलब चेंज इन हीट, ओके, डेल्टा एच इन द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन इज, मीन्स क्या कह रहा है कि जो भी मतलब जब हमारी इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी, ओके, इक्विलिब्रियम की स्टेट पे जो हमारी वैल्यू रहती है चेंज इन हीट, ओके, डेल्टा एच, ओके, किसमें, एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस में, वो क्या होती है। ओके, तो हमारे जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से हमको सेलेक्ट करना है कि जो हमारा हीट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, 0 से कम रहेगा। मीन्स क्या, ये हमारी हीट जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव हमारी होगी। ओके, फिर ये हमसे कह रहा है कि जो हमारी डेल्टा एच है वो हमारा क्या लेस देन होगा टी इंटू एंट्रोपी। ओके, डेल्टा एच किसको रिप्रेजेंट करता है, एंट्रोपी को, टी किसको करता है, टेम्परेचर को।
ओके, जिस भी टेम्परेचर पे हमारी कोई भी रिएक्शन प्रोड्यूस हो रही होगी, ओके, उसको। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, डेल्टा एच जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, लेस होगा, किससे, टेम्परेचर और एंट्रोपी की मल्टीप्लिकेशन से। ओके, फिर क्या कह रहा है, सी में बोल रहा है डेल्टा एच जो हमारा होगा हमारा ग्रेटर होगा टेम्परेचर और एंट्रोपी की मल्टीप्लिकेशन से, ओके, प्रोडक्ट से। फिर क्या कह रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी में कि जो डेल्टा एच है वो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा टेम्परेचर एंड एंट्रोपी के प्रोडक्ट के। ओके, सो इक्विलिब्रियम स्टेट जो होती है, सो वहाँ पे क्या रहता है, सो वहाँ पे अगर बात करें सिंपली इक्विलिब्रियम की स्टेट कब होती है। ओके, सो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि रिएक्शन की जो जान होती है, जहान होती है, जिसके थ्रू हम बताते हैं रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी, वो क्या होता है, वो हमारा होता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, सो यहाँ पे क्या ये जान होती है, इसको हम देख के प्रेडिक्ट करते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो होगी वो होगी प्रोसीड या नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर डेल्टा जी की वैल्यू आती है नेगेटिव तो रिएक्शन प्रोसीड होगी, अगर आती है पॉजिटिव तो रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी। ओके, सो जो हमारी इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, वहाँ पे क्या होता है, जो डेल्टा जी हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, जीरो। सो अभी क्या है, अगर इस इक्वेशन में ये जो हमारी ऊपर इक्वेशन है, यहाँ पे अगर हम डेल्टा जी की वैल्यू अगर जीरो रख दें, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या अगर जीरो डाल दें तो क्या होगा, दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या हमें मिलेगा, जीरो इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, यहाँ फिर से मैं लिख देता हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फिर क्या होता है, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो हमारा डेल्टा जी होगा वो हमारा क्या होगा, ज़ीरो। एंड फिर यहाँ पे क्या रहेगा, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, सो दैट इम्प्लाइज अगर हम इसको इधर का ट्रांसफ़र करें जीरो के साइड में तो क्या रहेगा, टी डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच। सो ये हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन, और ये राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू टी डेल्टा एस। ओके, मीन्स टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी। ओके, सो जो राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ये हमारा किस तरह से राइट ऑप्शन हुआ है पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको लाता हूँ मैं आपकी स्क्रीन पे। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको भी क्या हम फोड़ते हैं अच्छे से पढ़ने के बाद में। यहाँ पे लिखा दी एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ एड्जॉर्बेट फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज इंक्रीजेज विद। ओके, क्या कह रहा है, सपोज करना है आपको क्या कि जो भी हमारा एड्जॉर्बेट है, ओके, वो किसमें, सॉल्यूशन फेज में है। मींस क्या, कोई सॉल्यूशन है उसमें से आपको कोई एक पर्टिकुलर हमारा जो सोल्यूट रहेगा, या मतलब कई भाई सॉल्यूशन मैंने आपको बोला सॉल्यूशन में मतलब ये नहीं कि एक ही सोल्यूट होगा, दो भी हो सकते, चार भी हो सकते, 10 भी हो सकते, 50 भी हो सकते। तो वहाँ से अगर हमें बाय द वे कोई पर्टिकुलर अगर हमें सोल्यूट चाहिए, ओके, या हमें अगर उस सोल्यूशन से कुछ भी अगर हमें एड्जॉर्ब कराना है, ओके, सो उस कंडीशन में क्या रहता है, वहाँ पे कह रहा है कि वो एड्जॉर्प्शन उस चीज़ का इंक्रीज़ होगा। कब इंक्रीज़ होगा, ओके, कि जब हम इंक्रीज इन द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, मीन्स सरफेस जो एरिया होगी एड्जॉर्बेंट को उसको बढ़ाएं तब इंक्रीज होगा उस पर्टिकुलर हमारा एड्जॉर्बेट का एड्जॉर्प्शन, ओके, एड्जॉर्बेंट पे। या फिर क्या रहेगा, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, मीन्स सोल्यूशन जो हमारा है उसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें उसमें बाद में क्या, अभी जैसे ये हमारा सोल्यूशन है इसमें ये हमारा सारा कुछ सोल्यूशन में भरा हुआ है, यहाँ पे हमको क्या एड्जॉर्बेंट जो हमारा, ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा एड्जॉर्बेंट है, एड्जॉर्बेंट। ओके, एड्जॉर्बेंट जो हमारा है उसको हमने पुट किया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एड्जॉर्बेंट में जब हम पुट करेंगे तो आपको बताना है कि जो हमारी एड्जॉर्प्शन की जो रेट होगी, ओके, एड्जॉर्प्शन का जो रेट होगा, एक्सटेंट होगा, वो कब इंक्रीज़ होगा, कि जब हम इसकी एरिया को बढ़ा दें तब ए वाले के अकॉर्डिंग, या फिर बी वाले के अकॉर्डिंग इसको अगर हम हीट दें इस सॉल्यूशन को तब, या फिर सी वाले के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट इसकी एरिया को क्या हम डिक्रीज़ कर दें तब, या फिर डी वाले के अकॉर्डिंग डिक्रीज़ द अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट इन द सॉल्यूशन, या जो पर्टिकुलर हमें जिस चीज़ को यहाँ पे एड्जॉर्ब करना है उसके हम अमाउंट को कम कर दें तब ज़्यादा मतलब जल्दी होगा। तो सिंपल सी बात दिमाग लगाओ, तो यहाँ पे क्या आपको पता चल गया होगा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा 1 जो है वो होगा इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, बिकॉज क्या ये जितना ज़्यादा होगा उतना इजीली क्या एड्जॉर्ब कर लेगा हमारे एड्जॉर्बेट को इजीली, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में। एंड अभी क्या अगर बी के अकॉर्डिंग जाओ, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर जब आप इंक्रीज़ करेंगे तो क्या जो भी हमारा किसी भी चीज़ को जिसको भी एड्जॉर्ब करना है वो जो पार्टिकल होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसके सरफेस पे वो रुकेंगे नहीं, रुक पाएंगे, इसके जो सरफेस ये हमारा इस पर नहीं रुक पाएंगे, एड्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, वो भागेंगे, वाइब्रेट होंगे। ओके, फिर क्या जो अगर हम डिक्रीज़ कर दें सरफेस, या अगर इसको अगर हम एरिया अगर कम कर दें
तो क्या इस पे क्या जो हमारा एक्सटेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा? नहीं, बिकॉज सरफेस एरिया कम, तो उस सरफेस एरिया जैसे हमारा ये इतना ही है, तो अभी इस सरफेस एरिया पे हमारा कुछ जो भी था अमाउंट हो जॉब हुआ, अब बाकी बचा और रिमेनिंग कहाँ पे जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो जब ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा जल्दी और ईजिली हमारा क्या एक्सटेंट जो है मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, सो क्या रहता है कि अगर डिक्रीज करेंगे तो भी गलत, तब भी क्या होगा, रेट जो हमारा एक्सटेंट होगा एब्जॉर्प्शन का वो कम हो जाएगा। फिर क्या, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट इन द सॉल्यूशन। अब सिंपल बात, सॉल्यूशन में अगर आप एब्जॉर्बेट का अगर अमाउंट अगर कम कर देंगे तो क्या मतलब जो रेट रहेगा वो बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा ना। अभी चीनी, अगर आप चीनी का शरबत में अगर कम कर देते हैं, अभी जो हमारा शुगर एंड वाटर का जो मिक्सचर होता है उसमें अगर आप शुगर अगर कम कर देंगे तो सिंपल सी बात है जो स्वीटनेस होगी वो कम हो जाएगी। सो वही उसी तरह यहाँ पे क्या रहेगा, जो भी हमारा यहाँ पे एब्जॉर्बेट है अगर उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या हमारा कम हो जाएगा। सो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या है, आंसर नंबर ए। ओके, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। ओके, सो नाउ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है उसकी मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम फोड़ते हैं, तो इसमें क्या हमारा राइट आंसर उसको देखेंगे। उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि द एक्सटेंट ऑफ फेजेज ऑप्शन ऑफ अ गैस इंक्रीजेज विद। ओके, पिछला जो क्वेश्चन था जस्ट लाइक उसी का था, थोड़ा थोड़ा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ये बता दिया गया कि ये जो हमारा किस टाइप का हमारा एड्जॉर्प्शन है। तो कैसा है हमारा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, फिजिक्स ऑप्शन। तो फिजिक्स ऑप्शन का एक्सटेंट कह रहा है जो हमारी कोई भी गैस रहेगी, जो भी पर्टिकुलर, जैसे हमारे पास ये क्या एड्जॉर्बेंट है, इस पे क्या हमारी गैस हमारी एड्जॉर्बेट की तरह एक्ट यहाँ पे करेगी, एड्जॉर्बेट की तरह गैस। ओके, ये हमारी क्या इस पे एड्जॉर्ब होगी। ओके, सो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो हमारा फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा गैस का इस एड्जॉर्बेंट पे, इस पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट पे, वो मतलब इंक्रीज़ कब करेगा, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें। ओके, तब इंक्रीज़ करेगा। सो ये क्या होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी बताया था ना, काइनेटिक एनर्जी हमारे गैस की जो मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे, जो पार्टिकल्स होंगे गैस की, उनकी बढ़ेगी तो अगर इस सरफेस एरिया पे एब्जॉर्ब होंगे, नहीं होंगे, वो भागेंगे, वाइब्रेट करेंगे। ओके, तो नहीं होगा, डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर क्या है, डिक्रीज़ इन टेम्परेचर कम कर दें तो होगा। तो यस, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी पार्टिकल की वो कम होगी, उस कंडीशन में ईजिली इस पर एब्जॉर्ब होंगे। सो ये तो हमारा सही है। फिर क्या है, डिक्रीज़ इन दी प्रेशर। अभी क्या होता है, फिजिक्स ऑप्शन का ये मतलब प्रॉपर्टी है कि प्रेशर को अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो ज़्यादा हमारा होगा क्या, सो वो हमारा क्या वहाँ पे जो एड्जॉर्प्शन का मतलब फिजिक्स ऑप्शन का जो हमारा एक्सटेंट होगा, जो रेट होगा वो बढ़ जाता है। ओके, मीन्स वहाँ पे क्या ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब मल्टीपल लेयर में भी क्या हमारा एड्जॉर्प्शन हो सकता है। केमिज ऑप्शन में आई थिंक मतलब सिंगल लेयर होता है, यूनि लेयर मतलब हमारा रहता है एड्जॉर्प्शन, एंड जो फिजिक्स ऑप्शन होता है वहाँ पे हमारा मल्टीपल लेयर्स में आई थिंक होता है। ओके, नाउ जो हमारा फोर्थ है ऑप्शन नंबर डी। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है, डिक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। ओके, मीन्स जो यहाँ पे हमारा एब्जॉर्बेंट था अगर इसकी एरिया को डिक्रीज करेंगे तो सिंपल भी बात क्या है कि जो हमारा एक्सटेंट होगा फिजिक्स ऑप्शन का वो क्या डिक्रीज होगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा क्या है, वो हमारा है डिक्रीज इन दी टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर को अगर हम घटाएंगे तो एब्जॉर्प्शन जो हमारे गैस का होगा एड्जॉर्बेंट पे वो क्या हो जाएगा, वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, उसका जो रेट होगा, जो एक्सटेंट होगा मतलब फिजिक्स ऑप्शन का, वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आई थिंक ये भी आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया होगा, अच्छे से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम फोड़ते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे पहले कि इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देनी वो भी दे देते हैं कि यहाँ पे आप एक देख पा रहे होंगे टेलीग्राम ग्रुप। ओके, सो ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको बेसिकली मैंने इस पर्पज़ से बनाया है कि यहाँ पे केवल हमको एमसीक्यू को नहीं फोड़ना है, पूरे पेपर को फोड़ना है, सारे क्वेश्चंस को करना है, मल्टीपल चॉइस भी करना है, थ्योरेटिकल का भी कुछ पोर्शन करना है, उसके साथ साथ जो हमारा मतलब न्यूमेरिकल रहता है जिससे लोगों को काफ़ी डर लगता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स फ्री के नंबर देते हैं। ओके, मीन्स क्या, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ता है न्यूमेरिकल्स पे और ईजिली वहाँ पे क्या आपको कन्फर्म फुल मार्क मिलते हैं। ऐसा नहीं कि थ्योरी में आपने कुछ लिखा तो वहाँ पे कुछ नंबर कट भी कर लेते हैं टीचर, मतलब कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं उस कंडीशन में। ऐसा नहीं कि आपने कुछ सारा कुछ लिखा है तब भी कट करेंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ चीज़ें मिस होती तो उस कंडीशन में कट कर देते। तो यहाँ न्यूमेरिकल में क्या रहता है, न्यूमेरिकल में तो चांस रहता है कि आप सीधे से सही से फार्मूले को लिखें, सही से कैलकुलेशन करें एंड आंसर आपका आता है तो फुल में फुल मार्क मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या कुछ भी हमको याद करके नहीं जाना होता, याद करके अगर कुछ जाना तो क्या होता है, वो हमारा होता है फार्मूले, और वो भी क्या जब हम प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर तो वो भी हमें याद हो जाता है। ओके, सो इस ग्रुप को मैंने इसलिए बनाया कि यहाँ पे आपको क्या मैं मतलब कुछ स्टडी मटेरियल दूंगा थ्योरेटिकल, जिससे आपका मतलब मजबूत होगा। ओके, जिससे क्या आप थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होंगे उनको हैंडल कर पाएंगे। और साथ साथ में यहाँ इस ग्रुप में क्या अगर आपसे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं लग पाए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको इस
केमिकल्स मिस्ट्री आपको टाइप करना है। बेसिकली जो हमारा टेलीग्राम का मतलब सर्च बॉक्स रहता है वहाँ पे केमिकल्स मिस्ट्री जैसे टाइप करेंगे आपको ये लोगो दिखेगा, आपको इस लोगो पे क्लिक करना है, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन करना है। ओके, फिर आपको उस ग्रुप में करना क्या है, उस ग्रुप में अगर आपको कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या आपको कोई न्यूमेरिकल पूछना है, सो वो आप सारा का सारा कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं खुद वहाँ पे क्या आपको थ्योरेटिकल नोट्स जो रहेंगे हमारे क्वेश्चन को डील करने के लिए वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। साथ साथ में जो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो आने की प्रोबेबिलिटी मतलब काफ़ी ज़्यादा है, ओके 100%, 90%, 20%, 10% नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या बहुत ज़्यादा है। ओके, कितने परसेंट ये नहीं कह सकता, बिकॉज क्या है अभी मैं बोल दूंगा 100% आ गया तो दैट इज़ फाइन। अभी मैं बोल देता हूँ कि 90% अगर नहीं है सो गलत है, वो गलत है तो गलत है तो गलत है, तो परसेंटेज का नहीं, लेकिन क्या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि हाँ वो क्वेश्चन आएगा, मतलब आने के चांसेस है। वो क्वेश्चन वो मतलब सारी की सारी वैल्यूज़ नहीं आएंगी, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन उस फार्मूले बेस्ड मतलब उस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ओके, सो वो मैं आपको इसमें न्यूमेरिकल्स कुछ कराऊंगा और उसकी लिंक मैं केवल टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा और केवल आप वहीं से उन न्यूमेरिकल्स को देख पाएंगे। आप यूट्यूब पे उन मतलब वीडियो लेक्चर्स को आप एक तरह से हैंडल नहीं कर पाएंगे, यूँ कह लीजिए आप उन्हें वीडियो मतलब उन वीडियो लेक्चर्स को आप यूट्यूब पे जाके सर्च करके नहीं देख सकते। ओके, उनको अगर आपको देखना है उस कंडीशन में आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपको न्यूमेरिकल्स को हैंडल करना है तो वहाँ पे जो लिंक मैं प्रोवाइड करूँगा केवल आप उन्हीं लिंक्स के थ्रू उन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो आपको उस कंडीशन में अगर आपको चाहिए न्यूमेरिकल्स मतलब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम है तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ओके, सो बस जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने दे दी। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसको लाता हूँ आपके स्क्रीन पर एंड फोड़ते हैं फटाफट से उन क्वेश्चंस को। सो नो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट अकर एट द इंटरफेस ऑफ फिजिक्स। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली बेसिकली पूछ क्या रहा है हमसे, ओके उसकी डिमांड क्या है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारी गिवन 4 क्या प्रोसेसेस हैं वो उनमें से कौन सी एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारी क्या इंटरफेस ऑफ फिजिक्स पर अकर नहीं होती है। ओके, अकर का मीन्स क्या होता है, मतलब हैपन नहीं होती है। ओके, ऐसा नहीं होता है, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या इस क्वेश्चन को फोड़ने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इंटरफेस ऑफ फेजेस का मतलब क्या होता है। बिकॉज अगर इसका मतलब नहीं पता सो उस कंडीशन में हमको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा इनमें से जज करने के लिए कि कौन सी प्रोसेस है वो हमारी होगी या नहीं होगी। ओके, बिकॉज हमको यही जब नहीं पता इंटरफेस ऑफ फेजेस, और वही क्वेश्चन का एक ऐसा पार्ट है जो हमें इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ से निकाल के देगा। ओके, सो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। सो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इंटरफेस ऑफ फेजेस क्या होता है, देन आफ्टर राइट आंसर बताऊँगा। ओके, सो इंटरफेस ऑफ फेजेस का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे इसको बेसिकली हम बड़ी सिंपल वे में अगर समझना चाहें तो यहाँ पे क्या आपने पढ़े होंगे दो मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, क्या पढ़े होंगे होमोजीनियस। ओके, कौन सा होता है, एक हमारा होता है होमोजीनियस एंड दूसरा हमारा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो होमोजीनियस में क्या होता है कि जो भी हमारा सोल्यूट सॉल्वेंट रहता है वो क्या मतलब पूरी तरह से एक दूसरे में क्या मिक्सअप हो जाता है। ओके, क्या पूरी मतलब एक तरह से वो मिक्सअप होता है, वहाँ पे जो कंपोजिशन होता है अलग अलग पर यूनिट वॉल्यूम में वो क्या हमारा सेम रहता है। ओके, सो वहाँ पे क्या होता है कोई भी मतलब जैसे हमारे पास ये एक मतलब जैसे यहाँ हमारे पास वाटर था। ओके, और इस वाटर में जैसे हम कुछ भी मिलाते हैं। ओके, ये यहाँ पे क्या हमारा वाटर है और इस वाटर में सपोज यहाँ पे हमने कुछ सैल्यूट मिलाया, रेड कलर की डॉट सैल्यूट है। ओके, तो इसको जब हम मिलाएंगे तो ये क्या होंगे, ये इसमें पूरी तरह से घुल जाएंगे। ओके, यहाँ पे क्या अगर हम इनको देखेंगे तो ये हमको मतलब इनके बीच में कोई भी सेपरेशन नज़र नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो मतलब ये सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जो हमारा है वाटर। ओके, तो ये हमारी रेड डॉट क्या शो कर रही है, ये हमारी सोल्यूट को शो कर रही है, किसको, सोल्यूट को। एंड यहाँ पे जो हमारा ग्रीन है, ओके ग्रीन डॉट्स, ये किस चीज़ को, हमारे वाटर मीन्स क्या किस चीज़ को, सॉल्वेंट को। ओके, किसको, सॉल्वेंट को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जो हमारा होगा। ओके, तो उनके बीच में कोई भी क्या इंटरफेस नहीं होगा, मीन्स उनके बीच में कोई भी सेपरेशन लेयर नहीं होगी। एंड हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होता है ना, वहाँ पे क्या रहता है जो हमारा सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है उनके बीच में एक लेयर होती है। ओके, जिसको क्या हम इंटरफेस बोलते हैं। ओके, जो हमारे मतलब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है वो क्या, वो हमारे बेसिकली जो सोल्यूट एंड जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या होता है, वो हमारा फेज होता है। और इनके बीच में जो क्या हमारी होती है सेपरेशन लेयर, एसएल मीन्स सेपरेशन जो हमारी लेयर होगी वो क्या होता है, वो हमारा इंटरफेस कहलाता है। ओके, सो ये चीज़ आपको समझना है कि यहाँ पे ऐसी इनमें से कौन सी प्रोसेस है जहाँ पे क्या सोल्यूट एंड जो सॉल्वेंट हमारा होगा। ओके, ये यूँ कह लो जो भी हमारे दो कंपोनेंट होंगे उनके बीच में क्या सेपरेशन लेयर नहीं होना चाहिए। ओके, मीन्स क्या हो, वो एक जैसे हों।
आपस में क्या एक तरह से, जैसे अभी स्टेट ऑफ मैटर के अगर थ्रू जाएं तो आप इजीली समझ पाएंगे। जैसे कि बाय द वे हमने एक आयरन के पीस को लिया एंड वाटर में डाल दिया, सो उस कंडीशन में क्या रहेगा, सेपरेशन लेयर उनके बीच में रहेगी कि यहाँ जो हमारा आयरन का पीस है वो अलग दिख रहा है एंड जो वाटर में अलग दिख रहा है, तो बीच में एक लेयर रहेगी, उसको क्या हम बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे। ओके, फेज हमारा क्या है, आयरन अलग फेज हमारा हो गया, सॉलिड हो गया, एंड जो हमारा लिक्विड है वाटर वो हमारा अलग फेज हो गया। सो आई थिंक ये चीज़ अच्छे से समझ में है। अब आते हैं ऑप्शंस को। ओके, और उनको फिर हम इस क्वेश्चन को फोड़ते हैं और जानते हैं यहाँ पे कि राइट आंसर क्या है। सो यहाँ पे पहला है कोरोजन। तो कोरोजन आपको पता है क्या होता है बेसिकली से, ये हमारे पास क्या है, एक आयरन रॉड है। ओके, क्या है, आयरन रॉड। ओके, सो इस आयरन रॉड पे होता क्या है भाई, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहेगी, वहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगी, सो इसका ऑक्सीडेशन होता है। आयरन रॉड का क्या होता है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो जाता है, किसकी वजह से, ओके, सो वो हमारा होता है ऑक्सीजन की वजह से। ओके, सो ऑक्सीजन की वजह से क्या, इसका ऑक्सीडेशन होता है, सो वही हमारा क्या, कोरोजन कहलाता है। ओके, सो यहाँ पे क्या सिंपली समझ सकते हो कि यहाँ पे जो रहेंगे वो 2 लेयर्स फॉर्म हो जाएंगी, बिकॉज यहाँ पे जब जो जिसको हम जंग बोलते हैं या फिर मूर्छा बोलते हैं, लगता है हमारे किस पे, आयरन रोड पे, वो जो होता है उसकी अगर हम बात करें उसका अगर वेट का या जो भी रहता है, ओके, तो वो काफ़ी मतलब हल्का होता है। ओके, अभी आयरन रॉड के मतलब अगर कंपेयर अगर आयरन रॉड से हम करें उस कंडीशन में, सो वहाँ पे क्या रहता है कि वहाँ पे 2 लेयर सेपरेट हो जाती हैं। अभी जैसे काफ़ी दिन तक ये रॉड पड़ी रहे एंड पड़ी रहती है, उसके बाद में अगर इसको हम उठाएं, जब उस पर मतलब जंग लग जाए, सो उसको अगर हम मतलब किसी चीज़ पे मतलब अगर हिट करें तो वो अपने आप क्या टूट टूट के गिरता, मतलब गिरने लगता है। ओके, सो यहाँ पे क्या एक लेयर मतलब दोनों के बीच में होती है। ओके, सो वो हमारा क्या इंटरफेस हो जाएगा, एंड जो हमारी जंग हुई, जो मूर्छा हो गया, जो ऑक्सीडेशन की वजह से जो चेंज आ गया हमारे आयरन में, वो एक फेज हो गया, और जो प्योर हमारी आयरन बची रहेगी, ओके, वो हमारा एक फेज हो जाएगा। तो कोरोजन जो है वो नहीं होगा। ओके, सो आई थिंक ये कंफर्म हो गया। अब आते हैं, बात हमारी आती है कि क्रिस्टलाइजेशन पे। ओके, सो कोरोजन का होना नहीं, फिर क्रिस्टलाइजेशन पे। सो क्रिस्टलाइजेशन में क्या रहता है, अभी क्रिस्टलाइजेशन में ये रहता है जैसे हमारा सॉलिड, जैसे हमारे पास सपोज कोई ये हमारे पास यहाँ पे बीकर है, इसमें हमारा क्या सॉल्यूशन भरा हुआ, उसको हम थोड़ा सा हीटअप करते हैं। ओके, थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं। ओके, और कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे अगर एग्जांपल के लिए अगर बेसिकली जाएं तो हमारे पास क्या, अगर हमारे पास शुगर एंड वाटर का जो हमारा रहता है सॉल्यूशन, सपोज यहाँ पे क्या वाटर एंड शुगर का सॉल्यूशन किसका है, वाटर एंड शुगर का क्या सॉल्यूशन है, वाटर प्लस शुगर। ओके, तो ये यहाँ पे वाटर एंड शुगर का सॉल्यूशन होगा, तो इसको जब हम हीटअप करते हैं, थोड़ा हीटअप करेंगे तो वाटर हमारा इवोपोरेट होगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या रहता है कि जो हमारा शुगर यहाँ पे वाटर में प्रेजेंट होता है वो धीरे धीरे सॉलिड स्टेट को गेन करता है। ओके, सॉलिड स्टेट में आना शुरू होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ओके, कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारी एक स्टेट थी उस स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा, मीन्स यहाँ पे कुछ वाटर भी प्रेजेंट रहेगा और साथ साथ में हमारे क्या सॉलिड शुगर के जो क्रिस्टल होंगे वो भी क्या फॉर्म होने लगेंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी हमारे पास 2 फेज हो जाएंगे, एक जो हमारा सॉलिड शुगर का जो फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरा क्या जो हमारा यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा, तो फेज 2 हो जाएंगे, तो इनके बीच में एक इंटरफेज भी होगा। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा क्रिस्टलाइजेशन होगा ये भी नहीं होगा। फिर आता है हमारा होमोजीनियस कैटालिसिस। ओके, सो कोरोजन क्रिस्टलाइजेशन ये होना नहीं, फिर होमोजीनियस कैटालिसिस है। सो इसमें क्या रहता है, होमोजीनियस कैटालिसिस में भी क्या है, जैसे हमारी कोई रिएक्शन रहेगी, तो होमोजीनियस कैटालिसिस में ये रहता है कि जो हमारी रिएक्शन होगी उसमें जैसे जो भी हमारे रिएक्टेंट होंगे, क्या होंगे, रिएक्टेंट्स जो भी हमारे होंगे उनका जो हमारा स्टेट होगा, ओके, स्टेट जो भी रहेगा सॉलिड लिक्विड गैस, और जो यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा कैटलिस्ट, जो यहाँ पे ये आप लिखा देख रहे हैं, तो जो कैटलिस्ट की स्टेट होगी वो क्या हमारी रिएक्टेंट की स्टेट ही होगी। ओके, रिएक्टेंट हमारा अगर मतलब गैस है तो हमारा कैटलिस्ट कैसा होगा, ये भी हमारा गैस ही होगा। एंड फिर जब यहाँ पे क्या रिएक्शन जैसे होंगी तो वो उसके बाद में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ओके, जो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो भी हमारा किस फॉर्म में होगा, तो वो भी हमारा क्या गैसियस फॉर्म में ही होगा। मीन्स यहाँ पे क्या जो स्टेट हमारी हुई, ओके, तो यहाँ पे क्या सारा का सारा क्या गैस में। ओके, तो यहाँ पे जो भी रहेगा ना, तो यहाँ पे इंटरफेज नहीं बनेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या सारा का सारा हमारा एक ही फेज में है, ओके, गैसियस फेज में ही। ओके, तो यहाँ पे इंटरफेज नहीं बनने वाला। तो यहाँ पे होमोजीनियस मैंने भी आपको इस तरह भी समझ सकते हैं ना, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, कोई भी इंटरफेज नहीं बनता है, एक्चुअली अच्छे से सब कंप्लीटली मिक्सअप होते हैं। ओके, वहाँ पे कोई हमारा होता ही नहीं है मतलब इंटरफेज, और इंटरफेज नहीं है।
ओके क्यों नहीं, बिकॉज वहाँ पे डिफरेंट टाइप के फेज नहीं है। ओके सो इस वजह से वहाँ पे इंटरफेस भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, होमोजीनियस कैटालिसिस। ओके और बिकॉज होमोजीनियस कैटालिसिस क्यों होगा, सिंपल सी बात, होमोजीनियस कैटालिसिस मींस होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन होएगा उस रिएक्शन में। ओके सो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या दो या दो से ज़्यादा हमारे क्या फेजेस होते हैं, और जब दो से ज़्यादा या दो से ज़्यादा जब हमारे फेजेस हैं तो वहाँ पे इंटरफेस की भी प्रेजेंस सिंपली होगी। ओके सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का वो हमारा क्या होगा, होमोजीनियस कैटालिसिस। बिकॉज ये हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर क्या जो हमारा सारा का सारा जो रहेगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैटलिस्ट वगैरह वो सारा का सारा क्या हमारे एक ही फेज में होगा। किसमें, हमारा सिंगल फेज हमारा यहाँ पे होगा। ओके क्या होगा, सिंगल फेज होगा यहाँ पे, मतलब मोर देन वन फेज नहीं होगा। और मोर देन वन फेज नहीं है तो यहाँ पे क्या इंटरफेज नहीं होने वाला। इंटरफेज कब होता है, इंटरफेज तभी होएगा जब हमारी क्या दो मतलब एक से ज़्यादा फेजेस होंगे। ओके तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पे क्या है, इंटरफेस हमारी वो लेयर होती है जो हमारे दो फेजेस को सेपरेट करती है, और यहाँ होमोजीनियस कैटालिसिस जो रहती है वहाँ पे केवल एक फेज रहता है। होमोजीनियस कहीं पर भी लिखा मिलेगा तो वहाँ पे क्या कभी भी इंटरफेस नहीं होगा। बिकॉज होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस में सारा कुछ मतलब एक ही फेज में होता है। ओके और जहाँ पे हेट्रोजीनियस है लिख कर रख लीजिए हमेशा क्या वहाँ पे आपको इंटरफेस मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे मोर देन वन फेज की प्रेजेंस होती है। सो इसको ब्रेन में आपको रखना है, ठूस ठूस के भर लीजिए कि कहीं पर भी अगर होमोजीनियस अगर टर्म आपको मिल जाए, बाद में कैटालिसिस हो या होमोजीनियस रिएक्शन हो या फिर होमोजीनियस मिक्सचर हो, कुछ भी मतलब लिखा है, सो वहाँ पे अगर होमोजीनियस है तो वहाँ पे क्या केवल हमारी सिंगल फेज की प्रेजेंस होगी। मीन्स क्या ये जो हमारा होगा वो हमारा एक मतलब इंटरफेजेस पे क्या ये जो भी हमारी वहाँ पे प्रोसेस रहेगा, जो भी हमारा वहाँ पे सिस्टम है, ओके वो इंटरफेस पर अकर नहीं होगा। ओके सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो क्या हमारा होमोजीनियस कैटालिसिस। और हेट्रोजीनियस मिल जाए तो वहाँ पे क्या मोर देन वन फेज होगा, हमेशा याद रखिए। ओके सो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सो नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर मूव करते हैं। ओके सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं लाता हूँ आपके स्क्रीन पर। सो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें देखिए लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही बस थोड़ा सा इन्होंने रोटेट किया। ओके सो वही कहते हैं ना कि थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन को इधर उधर तोड़ो मरोड़ोगे एंड दिमाग खराब होता है। ओके सो यहाँ पे इसने बेसिकली क्या पूछ दिया कि जो हमारा 4 आपको दिया हुआ है नीचे ऑप्शंस, इनमें से कौन है जिसको क्या हम इंटरफेस पे नहीं मतलब ऑब्टेन कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या सिंपली आपको ये समझना है गैस गैस है, लिक्विड गैस है, लिक्विड सॉलिड एंड लिक्विड लिक्विड है। ओके सो ये यहाँ पे आपको दिया हुआ, तो इंटरफेस पे कौन ऑब्टेन नहीं होता है। तो सिंपल सी बात अभी आपको समझना है ना। तो इंटरफेस मैंने बताया कि वहाँ पे दो फेजेस की प्रेजेंस होगी एंड वहाँ पे क्या जो लेयर हमारी दो फेजेस के बीच में होगी उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। तो अभी मैंने जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने एक चीज़ आपको बताई हुई थी कि सॉल्यूशन हमारे कितने टाइप के होते हैं और उनके जो नेचर का रहता है वहाँ उसके बारे में भी थोड़ा बताया था। और ये मैंने पॉइंट नोट भी आपको कराया था कि जो हमारे गैस जो हमारा सॉल्यूशन होता है गैस सॉल्यूशन, ओके यूँ कह लीजिए गैसीय सॉल्यूशन, वो क्या वो हमेशा जो होता है वो हमारा कैसा होता है, होमोजीनियस इन नेचर होता है। कैसा होता है, होमोजीनियस इन नेचर होता है। और होमोजीनियस इन नेचर होता है इट्स मीन्स यहाँ पे क्या इंटरफेस आपको कभी भी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। मीन्स सही है, कभी भी इंटरफेस नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ये गैस सॉल्यूशन। ओके अभी कुछ लोगों का दिमाग ये भी रहेगा ना कि चलो भाई ठीक है यहाँ पे मतलब लिक्विड गैस है बी ऑप्शन में, सो एक लिक्विड फेज हो गया ओके एंड एक गैस हो गया तो इंटरफेस हो जाएगा। ठीक है समझ में आती बात। फिर नेक्स्ट क्या है सी वाला लिक्विड सॉलिड हो गया, तो ठीक है इसमें भी इंटरफेस आएगा, समझ में आ रहा है, ठीक बात समझे। फिर लेकिन जो मेरा ऑप्शन नंबर डी है लिक्विड इसमें इंटरफेस का आएगा। ओके भाई बोल सकते हैं ना कि यार लिक्विड है तो इसमें इंटरफेस नहीं आएगा, उसमें ऊपर हमारा गैस दिया है तो यहाँ पे कह रहे हैं मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा होमोजीनियस हमेशा बनाता है, इसमें इंटरफेस नहीं होता है। ओके और ये मैं नहीं कहता, ये आपकी एनसीईआरटी बुक भी बोलती है। ओके बट ये एनसीईआरटी बुक में नहीं मेंशन है कि लिक्विड सॉल्यूशन हमेशा क्या होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। वो होमोजीनियस भी बनाएगा, वो हमारा हेट्रोजीनियस भी बनाएगा। मीन्स क्या यहाँ पे हमारा जो इंटरफेस है वो हमारा हो सकता है, और यहाँ पे बोला कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, जिसमें हो ही नहीं सकता एक तरह से। तो किसमें नहीं हो सकता कभी भी, वो हमारा गैस सॉल्यूशन में नहीं हो सकता, गैसियस सॉल्यूशन में नहीं हो सकता। एंड जो हमारा लिक्विड उसमें हो सकता। आप कहेंगे हो सकता तो बताओ कैसे। सो उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा, लिक्विड ओके। सो सपोज जैसे हमने लिया ऑयल, ओके ऑयल लिया, ये हमारा एक लिक्विड हो गया, इसको हमने सोल्यूट मान लिया, कम क्वांटिटी में लिया। ओके यहाँ पे यू कर देता हूँ सोल्यूट। ओके फिर उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट एक हमारा लिक्विड रहेगा वो हमने ले लिया वाटर। ओके वाटर ले लिया, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉल्वेंट है, SOLV। ओके सॉल्वेंट, आई थिंक
ओके, इतना समझ में आया आपको। एक हमने लिया लिक्विड, वो क्या है हमारा ऑयल है, दूसरा हमने लिया लिक्विड, वो क्या है हमारा वाटर है। अभी हम क्या करेंगे, एक हम बीकर ये लेंगे और इन बीकर में क्या करेंगे, वाटर एंड ऑयल दोनों को हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ओके, क्या करेंगे, ये बीकर है, इस बीकर में हमने वाटर एंड ऑयल दोनों को क्या डाला, तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे मैं ना ब्लू कलर से ओके किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वाटर को, तो ये यहाँ पे हमारा वाटर हो जाएगा नीचे। ओके, एंड फिर उसके बाद में फिर ऑयल को मैं येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, सो ये हमारा क्या रहेगा, ऑयल ऊपर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप अगर बात करें तो इंटरफेस जो रहेगा, लाइन ऑफ इंटरफेस, उसको मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डार्क ब्लू से, ये हो जाएगी। मीन्स क्या, ये जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे, जब इनको हम वाटर एंड ऑयल को जब हम क्या आपस में मिक्सअप करते हैं, घर पे भी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, आपको भी ये बात पता होगी कि इनको जब हम मिलाते हैं तो इनके बीच में लेयर फॉर्म हो जाती है। ओके, और जो लेयर हमारी फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। ओके, और किसके किसके बीच में फॉर्म हुई, तो हुई हमारी ऑयल एंड वाटर के बीच में, इनको क्या बोलेंगे हम, फेज। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है वहाँ पे क्या इंटरफेस हो सकता है। ओके, सो आई थिंक ये चीज़ समझ में गई। अभी क्या है, इसको हम थोड़ा सा मतलब वो सेकअप भी करते हैं, हिलाते भी हैं, तो यहाँ पे क्या आपको वो थोड़ी देर के लिए मिक्स होगा, जो हमारा ऑयल होगा वो वाटर में जाएगा, सस्पेंड होगा, वहाँ पे क्या आपको राउंड राउंड मतलब कुछ ड्रॉपलेट्स वाटर मतलब ऑयल की उसमें नजर आएंगी वाटर में। ओके, लेकिन फिर थोड़ा देर रखे रहेंगे तब भी सेपरेट हो जाएगा। और जब ये थोड़ा मतलब मिक्स भी, जैसे जब आप बोलते हैं मिक्स होता है, तब भी वो क्या मिक्स नहीं होता है, तभी भी उसमें क्या एक लेयर बनी रहती है ड्रॉपलेट्स के ऊपर। ओके, तभी तो वो मतलब लास्टली मतलब सेपरेट हो जाते हैं। ओके, सो वहाँ पे क्या इंटरफेस रहता है, और इसको जो हमारा बेसिकली ये मतलब जो वाटर एंड जो हमारा ऑयल होता है इसको जो हम मिक्स करते हैं, सो यहाँ पे जो भी बनता है उसको क्या हम बोलते हैं, उसको हम इमल्शन बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, इमल्शन। इमल्शन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तो मीन्स क्या है, ऑयल इन वाटर का मतलब क्या है, ऑयल हमारा कम क्वांटिटी में होगा, वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। एंड फिर क्या होता है, वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल का मतलब क्या है कि वाटर की क्वांटिटी लेस होगी, ओके, एंड ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। सो ये जो कुछ है ये आपका इसी चैप्टर में दिया हुआ है, वहाँ पे आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी 9th क्वेश्चन में कि जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, और कैसे राइट ऑप्शन है ये भी समझ में आ गया होगा। सुनाओ, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो मैं लाता हूँ आपकी स्क्रीन पर। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि प्रिडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा गिवन बिलो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल शो लीस्ट एब्जॉर्प्शन ऑन द डेफिनेट अमाउंट ऑफ चारकोल। ओके, सो यहाँ पे आपको समझना, यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो हमारा गिवन डाटा है, ये जो हमारी टेबल दी, इसको देखना है और उसके बाद में क्वेश्चन को फोड़ना है। ये हमें बताना है कि कौन सी गैस है इसमें, जो हमारी ये 4 गिवन गैसेज हैं, जिनमें से क्या लीस्ट एब्जॉर्प्शन जो हमारी गैस शो करेगी, किस पे, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ चारकोल पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास गैसेस दिए हैं, उनका हमें क्रिटिकल टेम्परेचर दिया है। सो सिंपल सी बात है, जिसको पता है कि एब्जॉर्प्शन एंड क्रिटिकल टेम्परेचर का रिलेशनशिप कैसा है, वो फटाक से क्या राइट आंसर मार्क करके आएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में एंड 1 नंबर लेके आएगा अगर क्वेश्चन आता है तो। ओके, उसके अलावा भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पता रहे ना कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे ना, तो कोई भी बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। क्यों पढ़े पूरी बुक, क्यों इतनी मेहनत करे, काहे मतलब दिन रात वो मतलब बुक में जूझा रहे। ओके, सो सिंपल है, जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे जितने, उन क्वेश्चंस को हमें पढ़ लेना है, बस काम खत्म। कायम साल भर मेहनत करें। ओके, तो वो नहीं है, क्वेश्चन क्या है कि कुछ भी है उसे नहीं लेना, हमें सारा कुछ पढ़ना है। और जब सारा कुछ पढ़ेंगे तो क्वेश्चन तो वहीं से आएगा ना, कहीं बाहर प्लानिट से या मतलब किसी दूसरे मतलब सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं डाले जाएंगे। जो आपका सब्जेक्ट पेपर रहेगा वहीं से क्वेश्चन होंगे, और जो आपके एनसीईआरटी बुक्स वगैरह हैं उन्हीं बुक से आएगा। ठीक है, बस आपको लैंग्वेज को थोड़ा समझना है। ओके, सो यहाँ पे अभी बात करें कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर को मैं डिफाइन करूँ, तो क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पर हम किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं या उसका हम एडजॉर्प्शन करा सकते हैं। ओके, ये बात समझ में आई। सो अभी अगर बात करें कि ये हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये मैक्सिमम टेम्परेचर है जहाँ पे हम किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, उसका हम एडजॉर्प्शन करा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये आप समझ सकते हैं ना कि जिसका जितना ज़्यादा होगा क्या हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर, उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा हो पाएगा। ओके, उसका एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, एंड जो हमारा जिसका टेम्परेचर जितना कम होगा उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही कम होगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी।
मीन्स यहाँ पे क्या यूँ बोल सकते हैं कि जो हमारा एड्जॉर्प्शन है वो क्रिटिकल टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, सो इसको दिमाग में रखना है। अगर ये आपके बात दिमाग में रहेगी तो हमेशा आप राइट ऑप्शन में मार करके आएंगे। सो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे लीस्ट एब्जॉर्प्शन बोल रहा है, तो लीस्ट एब्जॉर्प्शन किसका होगा? तो ये पहले बताओ, यहाँ पे जब आपको ये दिया हुआ नहीं कि हमारे पास किस मतलब हम टेम्परेचर पे हम एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं, तो आप कैसे मतलब क्वेश्चन को फोड़ के आएंगे? अब इसने तो कुछ बोला नहीं। अभी ये अगर बोल दे थोड़ी देर के लिए कि हमने जो हमारा मतलब एब्जॉर्प्शन है वो हमारा 400 केल्विन पे है, तो लीस्ट एब्जॉर्प्शन कौन शो करेगा? ओके, उस कंडीशन में जो आपका आंसर होगा ना वो कौन सा होगा बाबू? जो हमारा H2 होगा वो नहीं होगा, बिकॉज इसमें क्या बोल रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें अगर हम थोड़ा सा भी चेंज लाएंगे तो वो उसका फिर एब्जॉर्प्शन ना ही होगा ना ही लिक्विफिकेशन होगा। तो यहाँ पे 400 केल्विन, यहाँ पे कितना है 33 केल्विन, तो इसका एब्जॉर्प्शन होगा नहीं। फिर इसी तरह अगर मीथेन का करें उसका भी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का करें उसका भी नहीं होगा, तो किसका होगा? केवल SO2 का होगा। तो SO2 का होगा तो लीस्ट एंड मैक्सिमम दोनों हो गया। ओके, सो ये मैंने ऐसे दिया, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैं समझना है एक्चुअली कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो मैंने जैसे बोला कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रिटिकल टेम्परेचर के। तो अभी समझ में आ रहा होगा ना कि अगर उसके बेसिस पे जाएं तो सबसे ज़्यादा हमारा जो एब्जॉर्प्शन होगा हमारा किसका होगा? SO2 का, जिसका वैल्यू कितना है 630। एंड जो हमारा लीस्ट एब्जॉर्प्शन रहेगा वो किसका रहेगा? वो हमारा H2 गैस का रहेगा। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना 33, बिकॉज सबसे कम है। तो इस कंडीशन में आपने राइट आंसर मार्क कर दिया, H2 सही भी है, क्वेश्चन के लिए यही आंसर राइट है। ओके, लेकिन अभी भी हमें समझना है कि अगर ये हुआ तो कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जब कुछ भी टेम्परेचर दिया नहीं है, मीन्स यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर रह सकता है मैक्सिमम जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हम करा सकते हैं अपना, वो कितना होगा? 33 डिग्री केल्विन। ओके, क्योंकि हमें चारों जो हमारी गैसेज हैं उन्हीं मतलब चारों गैसेस को हम कंपेयर करें, मीन्स सभी का एब्जॉर्प्शन होगा। और जो हमारा मिनिमम टेम्परेचर है चारों गैसों का जहाँ पे हम एब्जॉर्प्शन करा सकते हैं वो कितना है? 33 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन। ओके, बिकॉज अगर हम 33 डिग्री केल्विन से अगर थोड़ा सा भी अगर हम अबो जाएंगे, ओके, टेम्परेचर मतलब अगर हम थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे 33 डिग्री केल्विन से, तो उस कंडीशन में हमारा H2 का तो होगा नहीं, फिर यही केवल 4 गैसेज हमारी एब्जॉर्ब होंगे, तो इसको हम नहीं छोड़ सकते। तो सिंपली बात क्या है, आपको दिमाग लगाना कि 33 डिग्री जो हमारा केल्विन है उससे ज़्यादा तो टेम्परेचर हो ही नहीं सकता जहाँ पे हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो इतना आपको नहीं सोचना है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया, मतलब यहाँ पे चीज़ को समझना पड़ता है ना। और राइट आंसर क्या होगा मैंने बता दिया, जिसका सबसे कम होगा क्रिटिकल टेम्परेचर उसका सबसे कम हमारा एब्जॉर्प्शन होगा, जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसका सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, जिसका सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। बिकॉज ऐसा हुआ क्यों वो बताऊँ अब आपको। तो सिंपल सी बात है ना कि कम वाले का कम क्यों होता है, ज़्यादा वाले का ज़्यादा क्यों होता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर होता है जिसके अब वो हम गैस को लिक्विफाई नहीं करा सकते और एब्जॉर्प्शन उसका हम नहीं करा सकते। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि सबसे कम इसका क्यों हो रहा है? इसका इस वजह से, बिकॉज यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम कंपेयर करेंगे मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पे अगर हम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को अगर लेके थोड़ा सा जाएँ तो यहाँ पे क्या मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा किस मॉलिक्यूल्स की है, तो हम बोल सकते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारी किसकी है? H2 की। ओके, क्यों? क्योंकि 33 डिग्री केल्विन पे क्या मतलब 34 डिग्री केल्विन पे अगर हम जाएं तो वहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन होएगा नहीं, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर कितना 33, जहाँ पे केवल हमें मतलब ये हमारा मैक्सिमम है जहाँ पे हम करा सकते हैं एब्जॉर्प्शन। मीन्स एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, मीन्स क्या मतलब जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे रुक ही नहीं पा रहे हैं, एब्जॉर्ब ही नहीं पा रहे हैं, भाग रहे हैं। ओके, सो ये चीज़ समझने। और यहाँ पे क्या है जो मैक्सिमम जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है 190 डिग्री मेथेन की अगर बात करें, मीन्स यहाँ पे अगर हम इसको अगर हम किस पे 33 डिग्री अगर केल्विन पे करें इसके अगर मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन कराएंगे ना तो इनकी एनर्जी क्या कम होगी ना, काफ़ी कम होगी ना, क्योंकि टेम्परेचर इसका कम हम करेंगे ना, तभी तो 33 डिग्री केल्विन पे पहुँचेंगे, टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे। इनके जो पार्टिकल की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो कितने पे है जहाँ पे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो हमारा 190 डिग्री केल्विन पे। और इसका जब हम डिक्रीमेंट इनके टेम्परेचर में यहाँ पे करेंगे 33 डिग्री की केल्विन पे लाएंगे तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी इसके मतलब मॉलिक्यूल्स का रहेगा वो कम होगा, और कम होगा मीन्स एब्जॉर्प्शन हमारा बढ़िया होगा, मीन्स क्या ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो H2 गैस से जो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा हमारा किसका होगा? CH4 का होगा। ओके, इसका हमारा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा CH4 का। एंड फिर अभी बात कर लें तो इसके बाद में नंबर किसका आने वाला? उसके बाद में नंबर आएगा CO2 को। ओके, क्यों? क्योंकि इससे जस्ट जो मैक्सिमम मतलब जो इससे जस्ट ज़्यादा अबो जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है 304 डिग्री। सो यहाँ पे क्या रहेगा कि यहाँ पे क्या अगर हम इसको 33 डिग्री अगर हम केल्विन तक अगर हम पहुँचाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या डिक्रीमेंट इसमें भी लाना पड़ेगा।
ओके और यहाँ पे जो डिक्रीमेंट हम करेंगे वो ज़्यादा करेंगे मेथेन से। क्यों? क्योंकि यहाँ में 190 से 33 डिग्री में रीच करना, तो मैं कम ही टेम्परेचर को मतलब डिक्रीज करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें 304 केल्विन से 33 केल्विन पहुँचना, तो यहाँ पे क्या हमें ज़्यादा हमें डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। सो इससे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किसका होगा? वो हमारा CO2 का होगा। एंड अभी इसके बाद में क्या रहेगा कि SO2 का होगा, क्योंकि ये हमारा क्या, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 630 डिग्री, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मतलब डिक्रीमेंट लाना पड़ेगा 33 केल्विन पे पहुंचने के लिए। सो सबसे जो ज़्यादा होगा वो किसका होगा? SO2 का। सो यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछ रहा था यहाँ पे कि आपको बताना था लीस्ट किसका होगा। अभी एग्जाम में पूछ सकता है मैक्सिमम किसका होगा। अभी काफ़ी हो सकता है बच्चे हो ऐसे हो जो सोच रहे होंगे कि केवल मतलब मैं 10 क्वेश्चन कराता हूँ, सो आंसर बता दिए एंड मूव करके चले गए होंगे, सो उनका लॉस होगा। बिकॉज कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती हैं जब आप पूरी बात को नहीं समझते, पूरी बात नहीं मतलब देखते। यहाँ पे आपको अरेंज करने के लिए भी तो बोल सकता था कि अरेंज दी मतलब गैसेस इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एड्जॉर्प्शन। ओके, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप मतलब इनको अरेंज करते तो किस तरह करते? इसका हम सीक्वेंस उल्टा कर देते। ये हमारा किस ऑर्डर में अरेंज है? यहाँ पे हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। ओके, एड्जॉर्प्शन के, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो होगा वो CO2 का एड्जॉर्प्शन होगा, उससे कम CO2 का, उससे कम मेथेन का एंड सबसे कम हाइड्रोजन गैस का H2 का। ओके, सो आई थिंक ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आई होगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है ना, हमारा काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के एड्जॉर्प्शन का सिस्टम। और यहाँ पे जो सबसे मतलब कम जो काइनेटिक एनर्जी है, ओके 33 डिग्री केल्विन पे, वो किसकी होगी? वो हमारे SO2 की होगी, क्योंकि इनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है जहाँ पे एड्जॉर्प्शन करा सकते हो कितना होता है? 630 डिग्री। तो वहाँ से हम क्या टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे, सो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी। काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी तो उसका एड्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? अभी काफ़ी देर पहले बताया था H2। ओके, सो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सारी चीज़ें जान के। सो फिर लास्ट में यही है कि अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, सो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे, टेलीग्राम का जो भी मतलब हमारा एक शंकर जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसको आप उसी तरह सर्च बॉक्स में लिखेंगे, आप उसके थ्रू हमें मतलब निकाल सकते हैं, खोज सकते हैं, जुड़ सकते हैं। उसी तरह फेसबुक पर भी इसको टाइप करेंगे, मिल जाएंगे। एंड प्रोफाइल का बस थोड़ा सा दिक्कत रहता है, तो उस कंडीशन में क्या, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है, जहाँ पे आप सीधे लिंक पे क्लिक करेंगे, सो आप मेरे अकाउंट पे पहुँच जाएंगे और वहाँ मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, और यहाँ पे तो ये आप यूट्यूब पे हैं ही हमारे साथ, और साथ साथ में अगर इंस्टा पे जाना चाहते हो तो उसके सर्च बॉक्स में ऐसे जब आपके एस राठौर लिखेंगे, सो आपको मैं मिल जाऊँगा, वहाँ पे आप भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और नाउ इन लास्ट बस इतना ही बोलूँगा कि कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बिकॉज जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज़्यादा टाइम देंगे मतलब किसी भी मटेरियल को पढ़ने के लिए, उतना ज़्यादा वहाँ को आप मतलब वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। बिकॉज मैंने आपको बताया राइट आंसर कि जो भाई क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 था कि वहाँ पे एड्जॉर्प्शन कम क्यों होता है, ओके, ये ज़्यादा क्यों हुआ या किस तरह से कम ज़्यादा वहाँ पे एड्जॉर्प्शन हुआ क्रिटिकल टेम्परेचर की बेसिस पे। सो जिसने केवल राइट आंसर देखा एंड बस वीडियो ऑफ करके निकल गए, सो उसको ये तो पता चल गया कि मतलब जितना कम हमारा टेम्परेचर होगा उस पर हमारा क्या उतना ही कम हमारा एड्जॉर्प्शन होगा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसका एड्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, अभी कोई पूछेगा डिफाइन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, समझ में नहीं कर कैसे करें। सो वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं। और ये जब आप इतना जब ज़्यादा पढ़ते हैं और इतना ज़्यादा आप जब सुनते हैं, सो अगर बाय द वे वहाँ पे कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि यार मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर जब मैक्सिमम होता है तब मैक्सिमम होता है मतलब एड्जॉर्प्शन, या कम होता है उस टाइम। सो जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप इतनी चीज़ें देख रहे हैं, किस तरह से इंक्रीमेंट, किस तरह से डिक्रीमेंट, किस तरह से चीज़ों को मतलब कोरिलेट किया ना, तो वहाँ से जब हम 4-5 तरह से जब देखते हैं तो उसमें से आपको 1 से 2 वे तो पता ही रहते हैं जिनके बारे में कंफर्मेशन रहती है कि अच्छा ये ऐसा होता था। तो उस कंडीशन में आप राइट ऑप्शन मार्क कर पाएंगे। सो आई होप सभी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो उस कंडीशन में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, और ये जो आपका चैप्टर रहेगा यही रहेगा सरफेस केमिस्ट्री। सो अच्छे से आगे का जो भी मतलब क्वेश्चन है दोबारा फिर से आप उसको पढ़िए चैप्टर को, एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सारे के सारे और जो भी क्वेश्चन उनको फोड़ेंगे अच्छे से। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप का जो मैंने आपको बताया था लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या सिंपली जिस तरह मैंने आपको बताया सर्च करने के लिए टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप सर्च कीजिए और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड उसके अलावा ये रहेगा कि जो भी अगर प्रॉब्लम कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, कमेंट बॉक्स का जरूर यूज़ कीजिए। ओके, सो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।